नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। संसद में मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन रहा, जहां लोकसभा में दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के तहत सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जो कि आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक रणनीति को दर्शाता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा पर बोलते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कई हवाई अड्डों पर सटीक और सफल हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के जरिए ऑपरेशन रोकने का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत ने मान लिया। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये केवल ऑपरेशन को निलंबित करने का निर्णय है, समाप्त नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कभी भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकाने के लिए मजबूर करना था। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल
एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेशकश की, हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं। यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई, और यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा, यह समाप्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। तो वहीं चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में रहे मौजूद। मंत्री और विधायकों की बैठक में मौजूदगी, संगठन मजबूती करने पर हुई चर्चा। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की अहम बैठक हुई है, जहां चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल, कैबिनेट मंत्री आरती राव, विधायक मूलचंद शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां मंत्री विधायकों की बैठक में मौजूदगी भी बताई जा रही, साथ ही संगठन मजबूत करने पर भी बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही आपको बताते चले, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक, जहां बैठक में कई विधायकगण मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले, बैठक में कई अहम चर्चाएं भी की गई। साथ ही आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक, जहां इस बैठक में कई अहम चर्चाएं भी की गई, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की यह अहम बैठक, जहां चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल, कैबिनेट मंत्री आरती राव, विधायक मूलचंद शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आपको बताते चले, साथ ही चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक जो है आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल, कैबिनेट मंत्री आरती राव, विधायक मूलचंद शर्मा सहित सही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक की गई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद है। तो वहीं हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह ढाका मौजूद है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि इस बैठक में क्या अहम मुद्दा रहा? कि अभी जो बैठक हुई है इसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे और जो सरकार के सभी मंत्री हैं और संगठन के जो विधायक हैं वो भी सब लोग इसमें मौजूद थे। एक चीज पर जोर दिया गया है, सरकार की नीतियों को एक तो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार ये चाहती है संगठन को हरियाणा में कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस तरह की चुनाव में जो स्थिति बनी थी पिछली बार, उसी स्थिति को ध्यान में रखते सरकार ये चाहती है कि अगली बार इतना बड़ा जो विरोध हुआ सरकार का पूर्व में, वो विरोध ना हो, और जिस तरह लोग इकट्ठे सरकार की तरफ एक तरफ हो गए थे तो वो ना हो। तो सरकार एक तरफ पब्लिक में अपना माहौल बनाना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है और इन्हीं मुद्दों पर सरकार आगे काम करने वाली है, ये तय किया गया है। तो ये आपको बता दूं कि सरकार ये चाहती है कि हम संगठन को अपने इतना मजबूत कर दें कि हमारा जब अब अगली बार हम चुनाव में जाएं तो उस समय हमें कोई विपक्षी ना मिले। तो सरकार का ये एजेंडा साफ है कि बिल्कुल किसी भी सूरत में कहीं कोई कसर न रह जाए। जो संगठन चाहता है और जिस तरह पब्लिक के जो काम है उन्हें जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए, और जो जन जन तक पहुंचाने का काम करता है वो पार्टी का संगठन करता है। तो इसीलिए संगठन को मजबूत करने पर ये बैठक हुई है और सरकार की नीति और सरकार के जो कामकाज हैं उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है ये बात की है। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, बैठक में आगामी चुनाव रणनीति पर भी कोई चर्चाएं हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो संगठन को मजबूत करने की तैयारी है, 2029 में भी सरकार को जाना है। पिछली बार जो सीटें थी लोकसभा में कम हुई थी तो उसका खामियाजा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, उसको भुगतना पड़ा है। लगातार सीटें कम हुई और ग्राफ जो गिरा है पार्टी का, उसे मजबूत करने की तैयारी है। क्योंकि जो हरियाणा में सीटें कम हुई थी उस पर भी पूरा ध्यान सरकार कर रही है कि कल को संगठन को अगर मजबूत नहीं करेंगे और जनता तक सरकार की उपलब्धियों तक को नहीं पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है
पब्लिक में माहौल नहीं बनेगा। तो माहौल बनाने की जो तैयारी है और जो काम सरकार कर रही है, अभी आपने देखा होगा जो सीटेट की परीक्षा हुई उसमें किस तरह जो स्टूडेंट है उनके लिए बस मुहैया कराई गई, सरकार ने उस पर युद्ध स्तर तक काम किया। तो जाहिर सी बात है तैयारी 2029 की हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है और उसी के लिए संगठन पर विशेष ध्यान दे दी थी। जी सर, बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी आज जो बैठक में रहा है, जाहिर सी बात है संगठन को मजबूत करना है। संगठन किस तरह मजबूत होगा, संगठन को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना संगठन ने किया है, सरकार संगठन से बात करेगी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो भाजपा संगठन को चाहिए हरियाणा में, उसको उसकी सभी व्यवस्थाएं और सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार और संगठन भले ही अलग हों, लेकिन संगठन पार्टी का है, तो पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर है और नायब सिंह सैनी को इस पर विशेष काम करना होगा। वो ये अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए बैठक बुलाई गई थी और इसी पर आगे काम होगा। जी सर, मैं जानना चाहूंगी क्या किसी मंत्री या विधायक ने बैठक में कोई असहमति जताई या कोई अलग से कोई मुद्दा रखा गया हो? देखिए, जो पूरी बैठक हुई है इसमें कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है, किसी ना विधायक की तरफ से न किसी मंत्री की तरफ से। सबने एक जोर में कहा है कि संगठन मजबूत करना है, संगठन को साथ लेकर चलना है और संगठन मजबूत होगा तो वे मजबूत होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो पार्टी का एक कैडर जो वोट है, कैडर वोट बड़ा मायने रखता है, ना कि एक व्यक्तिगत वोट हो सकता है किसी का 4000, 5000, 10,000, 20,000 हो सकता है, लेकिन संगठन का और पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट का हिस्सा होता है। तो उस वोट को वापस लाना है, यूथ को किस तरह जोड़ना है, किस तरह युवाओं को आगे लाना है, तो उस पर ये तमाम तरह की बातें हो रही। जी सर, क्या इस बैठक को सरकार या संगठन में किसी बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है? देखिए, अभी नायब सिंह सैनी की बात करें तो नायब सिंह सैनी जानते हैं कि संगठन में वो बदलाव की स्थिति में नहीं है और ना उन्हें बदलाव करना है। संगठन में जो भी बदलाव होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है पार्टी का वो करेगा। इसमें साहब सिंह सैनी या प्रदेश की का कोई ऐसा बदलाव की कोई उम्मीद अभी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है, क्योंकि साहब सिंह सैनी किसी बदलाव पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और संगठन कैसे मजबूत होगा उस पर फोकस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अभी संगठन को मजबूत करने को तवज्जो सरकार दे रही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर। वहीं प्रदेश में जहां 47,000 करोड़ रुपए की लागत से बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, तो वहीं राज्य ग्रीन स्टील और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश को दिशा दिखा रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में नवा रायपुर में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है, जहां भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग और छत्तीसगढ़ शासन के बीच मिशन कर्मयोगी के तहत MOU पर हस्ताक्षर हुए। ये करार सरकारी कर्मचारियों के परीक्षण और दक्षता वृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हमने जो रेल लाइन बिछाई है वो स्टील सेक्टर को बूस्ट करेगी। अभी 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर रेलवे हमारे प्रदेश में काम कर रहा है। अब रावघाव से जगदलपुर रेल मार्ग पर भी काम आरंभ होगा, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। किरंदुल से तेलंगाना के कोठागुडेम तक रेलवे लाइन बिछेगी। इसमें 138 किलोमीटर का हिस्सा बस्तर से भी गुजरने वाला है। एक और महत्वपूर्ण रेल मार्ग रायगढ़ के खरसिया से राजनांदगांव के परिमल कसा तक का है। यह प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से गुजरेगा। इसके चलते इन औद्योगिक केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति और निर्मित माल की ढुलाई आसान होगी। इससे उनके लागत में भी काफी कमी आएगी। नई उद्योग नीति में हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाया है। इसके साथ ही 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ स्टील सेक्टर में भी किए गए निवेश को मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही हमने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है और इसमें भी छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील और पावर जैसे उद्योगों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यह अवसर भी लेकर आया है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम को अपनाएंगे। एक जिम्मेदार देश के रूप में पेरिस प्रोटोकॉल के मुताबिक वर्ष 2070 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ग्रीन स्टील अपनाने से उद्योग जगत के लिए लाभ के अवसर पैदा
होंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने अब इसकी पहल कर दी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन आदि के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा भी है। फिलहाल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहाँ कुल उत्पादन का 15% है, जिसे वर्ष 2030 तक 45% तक लेकर जाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, बस्तर में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में सरकार की सफलता को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि डबल इंजन सरकार की नीति बस्तर में प्रभावित साबित हो रही है। बीते 18 महीनों में 1570 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की पुनर्वास योजना, पुनर्मार्गीय और नीरनेला नार अब बस्तर की नई पहचान बन चुके हैं, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब शांति, विकास और प्रगति की ओर बढ़ रहा है और राज्य सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के तहत चलाया गया ऑपरेशन महादेव सफल रहा। इस संयुक्त कार्यवाही में हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना की इस निर्णायक कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बलों को नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस ऑपरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व व संकल्प का सशक्त परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि ये भारत की ओर से आतंक के खिलाफ निर्णायक और स्पष्ट प्रतिक्रिया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटिमा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार देने के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। वहीं उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड ने महज 1 साल में 4.4% बेरोजगारी दर घटाकर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात भी कही है। के कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि हमारी दिशा और हमारा लक्ष्य बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है। भारत सरकार का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको प्राप्त करने में एक इंडेक्स प्रत्येक वर्ष बनाता है। पिछले वर्ष के इंडेक्स में आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में
4.4% की कमी लाकर कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि के जो सांस्कृतिक और डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं। और इसी संकल्प के साथ हमने जहां एक और प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं तो वही खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में टाइगर सफारी शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो वही सरकार का उद्देश्य है कि इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो वही खबर भोपाल से, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट में लंबित मामले 27% ओबीसी आरक्षण में समर्थन में है, वहीं पूरी मजबूती से भी खड़े हैं। साथ ही 13% लंबित पदों पर अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना न कराना कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप है। मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीज़ों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने नहीं लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण, हम डंके की चोट कह रहे हैं। 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी ओबीसी आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपने हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में 148 निःशुल्क सरकारी शिवगृह वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत हर मेडिकल कॉलेज वाले जिले में 4-4 वैन और अन्य जिलों में 2-2 वैन आवंटित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अंतिम संस्कार के समय होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी, उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई देने में सहायता मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी कैंप तबाह किए और वहीं 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की शांत वादियों में जहां सैलानी हर साल सुकून तलाशते हैं, वहां उस दिन सिर्फ चीखें थी। वेस्टर्न घाटी में 26 निर्दोष लोग मार दिए गए।
ना कोई चेतावनी, ना कोई दया। आतंकियों ने धर्म पूछा और जिनके उत्तर उन्हें मंजूर नहीं थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। गोलियों की बौछार में भारत की आत्मा छलनी कर दी गई। ये हमला महज एक आतंकी हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। जिस संगठन ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली वो था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक नाम जो लश्कर तैयबा जैसे संगठनों की छाया में पलता है। उनके इरादे साफ थे कि भारत को डराना है, बांटना है और झुकाना है, लेकिन वो भूल गए कि भारत झुकता नहीं है, जवाब देता है और प्रहार भी करता है। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाता है। 7 मई 2025, सिर्फ 15 दिन बाद भारत ने पहला जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। रात के अंधेरे में उड़ते भारतीय फाइटर जेट्स ने सीमा पार पाकिस्तान और POK में छिपे 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जहां से आदेश दिए गए थे वो अब राख में पड़े थे। भारत ने संदेश दे दिया था कि अब खून का हिसाब लिया जाएगा और वो भी दुश्मन की जमीन पर। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, पहलगाम के हत्यारे जो जिंदा थे। इस बार भारत को जमीन पर एक एक को खोजकर खत्म करना था। भारत ने जवाब देने का संकल्प लिया और जब संकल्प शिव का हो तो संहार निश्चित है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर शुरू किया एक संयुक्त अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये न्याय था, और ये न्याय उसी जमीन पर था जहां महादेव की चोटी खड़ी है और जहां से न्याय के लिए तीसरा नेत्र खुलता है। ऑपरेशन महादेव एक दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये 96 दिन की बारीक निगरानी, खुफिया जानकारी और बेहद सटीक योजना का परिणाम है। सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल फोर्स पैरा यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF सभी एक ही मिशन में लगे थे। दाचीगाम से लेकर हरवान तक के जंगलों में आतंकियों को तलाशने का अभियान, सैटेलाइट इमेजरी से लेकर स्थानीय मुखबिरों तक हर एक सूत्र पर काम हुआ। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।